नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर सेकंड वेव एंड ऑसिलेशंस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। कल इस पेपर में हमने प्रेशर वेव के बारे में अध्ययन किया था और उसमें हमने वेलोसिटी का समीकरण व्युत्पन्न किया था। We derive an expression for the velocity of pressure waves और वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन कल हमने ड्राइव किया था we found it as equals to स्क्वायर रूट ऑफ k बाई रो। k बल्क मॉडुलस है, b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई रो। आपको ध्यान होगा ये वेव मोशन में हम तीसरा आर्टिकल कर रहे हैं। पहला आर्टिकल हमने ट्रांसवर्स वेव के लिए किया था, दूसरा आर्टिकल हमने इलास्टिक वेव के लिए किया था। इट इज बीइंग द थर्ड आर्टिकल। अब हम प्रेशर वेव की समीकरण लिख रहे हैं। हमने कल एक इक्वेशन जो ड्राइव की थी वह थी पी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के डी डी एक्स ऑफ साई। आपको ध्यान आ गया होगा कल हमने दो प्लेन जो लिए थे ए और बी ट्यूब के अंदर, और उनमें गैसेस थी ट्यूब में। वेव मोशन होने पर ए और बी प्लेन के डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं जो ए डैश और बी डैश बन रहे हैं, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है वह है साई एंड साई प्लस डेल्टा साई मिल रहा है। इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में हम दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दो बार डिफरेंशिएट करने पर हम लिख सकते हैं डी टू पी एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टू बाई डी टी स्क्वायर ऑफ डी साई बाई डी एक्स। हमने इस समीकरण को रीअरेंज किया है। आप देखिए इसका जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर x को हमने बाहर निकाला है और t को हमने अंदर डाल दिया है। बाय मेथड ऑफ कैलकुलस हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि डी टू एफ बाई डी ए डी बी इज इक्वल्स टू डी टू एफ बाई डी बी डी ए। उसके क्रम को बदला जा सकता है। कैलकुलस में ये सिद्धांत आपने पढ़ा हुआ है और इसको बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब साई का जो ये डबल डेरिवेटिव है इसका मान आप इस समीकरण जो ऊपर ऊपर है उससे यहाँ पर रख सकते हैं। f इज इक्वल्स टू ए डेल्टा एक्स ऑफ रो डी टू साई बाई डी टी स्क्वायर। देयरफॉर डी टू साई बाई डी टी स्क्वायर का जो मान हो जाएगा वह हो गया f बाई ए डेल्टा एक्स रो। इस मान को डी टू साई बाई डी टी स्क्वायर के स्थान पे रख दिया जैसा मैंने यहाँ किया है। पुनः f का मान और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। f का मान हो गया है माइनस ए डी डी एक्स ऑफ पी एक्स डेल्टा एक्स। इस f के मान को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, और जब हम ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त हो रही है डी टू पी एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई रो डी टू पी एक्स बाई डी टी डी एक्स स्क्वायर। आप खास बात देख रहे हैं कि जो ये समीकरण प्रेशर वेव के लिए मिली है यह समीकरण जिस प्रकार से हमने वेव इक्वेशंस के लिए वन डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन ड्राइव किए हैं, यह प्रेशर वेव की इक्वेशन भी उस फॉर्म के बिल्कुल रिजेंबल करती है, बिल्कुल समान रूपी है। तो हम इस समीकरण से दाब में जो परिवर्तन है वह देख सकते हैं, और हम ये पाते हैं कि जो दाब में परिवर्तन है वो सामान्य रूप से जिस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल वेव के समान गैस में संचरित होता है उसको ये व्यक्त करता है। और इस प्रकार की जो तरंगें हैं हम उन तरंगों को प्रेशर वेव या कहिए दाब तरंग कहते हैं। अब इस इक्वेशन को साइंटिस्ट न्यूटन के द्वारा विचार किया गया, और न्यूटन ने प्रस्ताव दिया
कि गैस में जो तरंग संचरण है वह मूलतः संपीड़न और विरलन के रूप में हो रहा है, अर्थात वहाँ पर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बन रहा है। संपीड़ित क्षेत्र में जो ताप है वो विरलित क्षेत्र की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होगा, और न्यूटन ने ये एज्यूम किया कि उच्च ताप क्षेत्र से ऊष्मा के न्यून ताप क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण जो तरंग संचरण है उस समय संपूर्ण गैस का जो तापमान है वह समान बना रहता है। अर्थात उन्होंने यह एज्यूम किया कि ये जो प्रोसेस होगी यह प्रोसेस एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। इस बात को हमें एक बार और समझ लेना चाहिए। न्यूटन हाइपोथेसिस क्या है? क्योंकि गैस में एक वेव मोशन हो रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होंगे। कंप्रेसर रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो न्यूटन ने ये एज्यूम किया कि जब ऊष्मा का फ्लो होगा, फ्लो ऑफ हीट, आपको ध्यान है ये हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है, ऐसा ही यहाँ पर होगा। लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया को पूर्णतया आइसोथर्मल प्रोसेस माना है। अब ये प्रक्रिया यदि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट गैस इक्वेशन से लिख सकते हैं, और इस समीकरण को B के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमको इस प्रकार का रिलेशन प्राप्त होता है, P इज इक्वल टू माइनस DP अपॉन DB बाई B, अर्थात प्रतिबल बाई विकृति। और हमने मैकेनिक्स में ये सीखा हुआ है कि प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को बल्क मॉडुलस कहते हैं, K से लिखते हैं, अर्थात P इज इक्वल टू K। हम कल जो इक्वेशन ड्राइव किए थे वह इक्वेशन थी वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ऑफ K बाई रो, अर्थात हम K के स्थान पर P के मान को लिख सकते हैं। और इस एक्सप्रेशन से जो न्यूटन हाइपोथेसिस आया है, हम नॉर्मल STCP, हम सामान्य ताप और दाब पर STP, हम नॉर्मल STP पर वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हैं, और जब वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट की जाती है तो उसका मान 280 मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। आप जानते हैं ध्वनि का जो वेग है उसका वास्तविक मान 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो 332 और 280 में अंतर ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है। इस कारण से ये लगता है कि न्यूटन की जो हाइपोथेसिस है उसमें सुधार की आवश्यकता है, और यह इस सुधार का जो कार्य किया गया यह साइंटिस्ट लाप्लास के द्वारा किया गया। साइंटिस्ट लाप्लास ने ये बतलाया कि निश्चित रूप से जब गैस में इस प्रकार के वेव प्रोपेगेशन हो रहे हैं तो उसमें कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होगा, लेकिन ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इतना शीघ्रता से होता है, इतना तेजी से होता है कि ऊष्मा संचरण के समय वातावरण से ऊर्जा लेने और देने का समय नहीं मिल पाता, अर्थात अपेक्षित समय नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस न्यूटन हाइपोथेसिस के द्वारा जो आइसोथर्मल प्रोसेस ले लिया गया था मूलतः यह आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें ये जो परिवर्तन होते हैं बहुत तेज़ी से होते हैं, बहुत शीघ्रता से होते हैं। तो हम गैस इक्वेशन से अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए समीकरण लिखते हैं, और आपको ध्यान है वह समीकरण PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। हम इस समीकरण को पुनः B के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इससे जो हमें समीकरण डिफ्रेंशिएशन से प्राप्त हो रही है वो आप देख रहे हैं कि इज इक्वल टू माइनस DP बाई DB बाई B। ओके, और इस प्रकार से जो K का मान निकल के आता है वो गामा P के तुल्य निकल के आता है। अर्थात हमने कल वेलोसिटी जो निकाला था हम उसमें K के स्थान पर गामा P लिख सकते हैं, और इस प्रकार से हमको लाप्लास के द्वारा करेक्टेड मान प्राप्त हो जाता है। इस आर्टिकल के आधार पर ही हम
प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी इन प्रोग्रेसिव वेव को जान सकते हैं, सीख सकते हैं। आप देखिएगा, जब किसी माध्यम में कोई वेव संचरित होती है तो हमने जैसे कहा मीडियम पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं और उनकी जो एनर्जी होगी उन एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसकी कुल ऊर्जा को हम उन दोनों के जोड़ से देंगे। मान लीजिएगा किसी क्षण पर जो डिस्प्लेसमेंट है वह डिस्प्लेसमेंट y = a sin ऑफ ओमेगा टी माइनस x/b है। हमने ये प्रगामी तरंग की समीकरण लिख ली है। इस प्रगामी तरंग की समीकरण को टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है। 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पर रिजल्ट प्राप्त हो रहा है d2y/dt² = -ω²/। इस सब का उपयोग करते हुए हम काइनेटिक एनर्जी का समीकरण ड्राइव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए एकांक आयतन में कणों के द्रव्यमान है जिसका मान रो है, डेंसिटी रो है। यदि माध्यम के एकांक आयतन में कणों के द्रव्यमान रो है अर्थात घनत्व है, तो एकांक आयतन में कंपन कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो 1/2 रो dy/dt² होगी। जो हमने पहले निकाला था dy/dt, उसका मान यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो इस प्रकार से हमें गतिज ऊर्जा का मान प्राप्त होगा 1/2 रो a² ω² cos² ऑफ ओमेगा t माइनस x/b। जिस प्रकार से आपने काइनेटिक एनर्जी निकाला है उसी प्रकार से आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। वही कंसेप्ट जो पोटेंशियल एनर्जी का है उसका उपयोग करते हुए कि मान लीजिएगा कि जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो अपनी माध्य स्थिति से बाई दूरी तक रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट विस्थापित करने में किया गया कार्य है, प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया विस्थापन में कार्य है। तो उस स्थिति में जो उसका किया गया कार्य होगा वह स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अतः प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा का जो समीकरण है पूर्व की भांति हम लिख सकते हैं 0/2 -f dy। f का मान रख दीजिए ma, तो ये हो गया रो d2y/dt²। और जो पहले हमने डबल डेरिवेटिव निकाला है d2y/dt² = -ω²/। इस मान को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो इस सब्स्टिट्यूट करने पर हमें स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त हो रहा है, वह है 1/2 रो ω²/y² का मान रखा जा सकता है। और इस प्रकार से U जो स्थितिज ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई है। यदि हम कुल ऊर्जा निकालना चाहें तो निश्चित रूप से वह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। और जब हम उस सम को कर रहे हैं तो ये मान हमको प्राप्त हो रहा है 1/2 रो ω²a²। यह है प्रगामी तरंग की कुल ऊर्जा घनत्व को व्यक्त कर रहा है। अब आप देखिएगा हम इसी कंसेप्ट से एनर्जी फ्लक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। एनर्जी फ्लक्स यानी कि तरंग संचरण की दिशा के अविलंबत एकांक क्षेत्रफल से जो ऊर्जा प्रवाह होगी हम उसको एनर्जी फ्लक्स कहेंगे। और हम जानते हैं एकांक क्षेत्रफल से अविलंबत जो संचरित होने वाली तरंगें हैं वह मान लीजिए 1 सेकंड में अपने वेग b के परिमाण के बराबर आयतन में निहित है। तो एकांक क्षेत्रफल के अविलंबत प्रति सेकंड संचरित होने वाली जो कुल ऊर्जा होगी उस कुल ऊर्जा का मान होगा किससे दिया जाएगा, P = EB से दिया जाएगा, E × B वेलोसिटी। तो यह एनर्जी फ्लक्स कहलाएगा। और एनर्जी फ्लक्स = 1/2 रो ω² a² × B। अर्थात यह एनर्जी फ्लक्स हमने टोटल एनर्जी से निकाल लिया है और यह एनर्जी फ्लक्स ही उस वेव का इंटेंसिटी भी कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं तरंग की जो तीव्रता है उसका मान 1/2 रो ω² a² b होगा। हम इस समीकरण से देख रहे हैं कि तरंग की जो तीव्रता है वह तीव्रता घनत्व पर निर्भर कर रही है, आयाम के वर्ग के समानुपाती है, आवृत्ति के वर्ग के भी समानुपाती है।
धन्यवाद।